So, hey everyone, it's our today's current affair for 7th of March, means today. So everyone, before continue the session, मैं आपको पूरी स्लाइड दिखा देती हूँ. इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ हमारे प्रीवियस सेशन से, ठीक है. सो लेट्स मूव फर्दर. इसमें हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2025 के रिज़ल्ट के बारे में, ठीक है. ये यहाँ पे टोटल 958 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जिसमें से 659 मेन थे एंड 299 जो कि हमारी वीमेंस थी. मैंने यहाँ मेंशन किया है अबाउट दी फर्स्ट रैंक होल्डर डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, ठीक है. इनकी जर्नी बताऊं तो ये पहले MBBS बैच से थे 2017 टू 2023. इनके इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि 2023 में भी इन्होंने प्रिपरेशन किया, इन्होंने कटम भी दिया और डेनिक्स के अंदर ये रिजर्व में थे, ठीक है. डेनिक्स ये जो सर्विसेज हैं ये भी यूपीएससी की ही सर्विसेज हैं, ठीक है. तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम चॉइस फिलिंग ऑप्शन हमें दिया जाता है वाइल द फिलिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ द UPSC, then all the things and services for what we are willing to prefer, तो वो सब हमसे फिलअप करवाया जाता है. देन फिर इन्होंने वापस प्रिपेयर किया, इन 2025 का जो अटैम्प्ट था वो दिया एंड नाउ ही इज़ बीन फर्स्ट रैंक होल्डर. तो याद रखना है डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, ठीक है. और इस साल की टोटल UPSC CSE 2026 के लिए टोटल कितनी नंबर्स ऑफ जो है कैंडिडेट के लिए, मतलब टोटल सीट्स कितनी हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारे आर्टिकल रहेंगे मर्चेंट शिप स्ट्रैंडेड नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. मैंने कल भी आपसे बात की. अभी USA इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वहाँ के रिलीजियस लीडर को वहाँ पे मार दिया, आयतुल्लाह खामेनी को. तो अभी यही सारी चीज़ें वर्ल्ड वेस्ट एशिया में क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, उन सभी का वर्ल्ड वाइड अनदर कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया सबके ऊपर इफेक्ट है विद रिस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरीज, आर एग्रीकल्चर सेक्टर, आर ऑल द सेक्टर आर इन्फ्लुएंस बाय दिस पर्टिकुलर वॉर. एंड प्रीवियसली रशिया एंड यूक्रेन वॉर वो भी अभी कंटिन्यू है, ठीक है. एक ये वाला इशू हो गया. तो मोरलेस कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो अनसर्टेनिटीज़ ही अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है. देन अगेन मैंने यहाँ मेंशन किया है, हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, USA इजराइल ईरान पे मतलब इनका सबका वॉर चल रहा है, ठीक है. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि हमें पता है इंडिया की 80% ऑफ ऑयल की जो ऑयल या हम क्रूड ऑयल मान लें, इसकी सप्लाई हमारी कौन कंप्लीट करता है, हमारे वेस्ट एशिया, मतलब स्पेशली ईरान एंड UAE काइंड ऑफ कतर एंड ये सारी चीज़ें. तो ये कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है. ये हमारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं. देन वील टॉक अबाउट दी एंथ्रोपिक. एंथ्रोपिक ये एक USA लेड क्या है, एक कंपनी है, याद रखना है हमें. तो जैसे कि नहीं होता, जैसे सपोज दैट हमारे जैसे YouTube हुआ, Instagram हुआ, ऐप भी हुआ, फेसबुक, ट्विटर, तो ये सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, मतलब USA से बिलोंग करती है. मतलब हमारा सारा जो भी डेटा है इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो डायरेक्टली कहाँ जाके सेव हो रहा है, फॉरेन कंट्री में. तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ब्रीच ऑफ द प्रिवेसी एंड दी थ्रेट क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, है ना, होता है. तो ये लेकिन एंथ्रोपिक क्यों न्यूज़ में है अगेन एंड अगेन. पहले भी आर्टिकल थे, मुझे लगा अभी वापस, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है. एक आर्टिकल केवल एक दिन के लिए नहीं होता. तो आई थॉट दैट आई शुड कवर, बट नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट टुडे दैट इज़ द डे ऑन विच आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग अबाउट दी एंथ्रोपिक, ओके. सो हम एंथ्रोपिक के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारा रिवीजन सेक्शन से है एवरीवन, क्योंकि कल वाले में मैंने आयतुल्लाह खामेनी की डेथ के बारे में बताया था, वो भी प्रीवियस लेक्चर के उससे था. तो एक आर्टिकल, तो मैं क्या कर रही हूँ, हमारा रिवीजन अच्छे से चलता रहा है अलॉन्ग विद दी न्यू टॉपिक्स. तो मैं एक प्रीवियस सेशन से एक स्लाइड डाल रही हूँ. इस टॉपिक को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कैसे RPA एक्ट 1950 और RPA एक्ट 1955 में बेसिक डिफरेंस क्या है. थोड़ा सा मैं यही बता देती हूँ. ये हमारे सिटीजन्स के बारे में बात करता है, वाइल ये हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, हाउ टू कंडक्ट आर इलेक्शन. आर्टिकल 324 टू 329 हमारे इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल आते हैं. सेंट्रल लेवल पर हमारे एक CEC होते हैं, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन इनके तो इनसे हम सबऑर्डिनेट नहीं कह सकते, लेकिन इनके साथ में दो अलग से इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. तो ये हमें याद रखनी है. हमारे कंट्री के 4 या हमारे संविधान के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बोलूँ, इसके टोटल कितने 4 जो हमारे वॉचडॉग हैं वो कौन कौन से हैं, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने हमारे प्रीवियस सेशन में इसके बारे में डिस्कशन किया है. अदरवाइज आई विल टेल यू वाइज. देन हम बात करेंगे वही वापस से हाई वॉर रिस्क
प्रीमियम्स फॉर द एयरलाइन इंश्योरेंस टू रेज फेयर्स। तो कैसे इन सभी चीज़ों को जब इफेक्ट होगा वेस्ट एशिया के वॉर से, इन सभी से, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एयरलाइंस है उनके फेयर्स, जो उनका जो किराया है वो भी बढ़ता रहेगा। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट आर्टिकल, तो इंडिया जो है इसके पास इनफ फर्टिलाइज़र स्टॉक है फॉर खरीफ सीजन के लिए। ठीक है, हमारी 3 टाइप की क्रॉप होती हैं। वन इज़ आर खरीफ, अनदर इज़ आर राबी, ठीक है, एंड देन आर जायद। ठीक है, खरीफ हमारा रेनी सीजन की क्रॉप है, लाइक हमारा सोयाबीन हो गया, आर पेडी सोयाबीन काइंड ऑफ, आर ग्राउंडनट एंड आर सॉरी, तो हमारी ग्राउंडनट एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन राबी की क्रॉप बात करूँ मैं, राबी क्रॉप जिसका जो सोइंग जो इसका जो पीरियड टाइम पीरियड है, तो हम कब सोइंग करते हैं इसकी, तो ये है हमारा अक्टूबर टू नवंबर हम है ना जब सोइंग करते हैं, और अभी इसका जो है हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है। तो क्रॉप्स जो है हमारा ग्राम हो गया, हमारी वीट, हमारा कोरिएंडर हो गया, तो ये सारी हमारी राबी क्रॉप्स हैं। वाइल अगर मैं जायद क्रॉप की बात करूँ, तो ये हमारा मोर और लेस हमारा जो हमारा वेजिटेबल, हमारे फ्रूट्स होगा डिफरेंट काइंड ऑफ, ये सारे हमारे जायद क्रॉप में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के सीज़न आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल डायरेक्ट रिफाइनर्स टू मैक्सिमाइज एलपीजी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एलपीजी प्रोडक्शन के लिए कैसे मैक्सिमाइज़ करना है हमें रिफाइनर्स को, उसके बारे में सेंटर ने बात की है। देन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये मैंने कल भी बात की है, तो ये हमारे हर दिन रिक्वायरमेंट, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड स्टफ है। ये मान लीजिए हमारा स्टेपल फूड है, जैसे कि स्टेपल फूड होता है जो सबसे ज़्यादा इंसान कंज्यूम करता है। तो 17 SDG, फंडामेंटल राइट, ये तो हमारे मतलब काइंड ऑफ स्टेपल फूड है, मतलब इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट पड़नी ही पड़ने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे लोकसभा के जो स्पीकर हैं करेंटली कौन है, ओम बिरला साहब। ये है ओम बिरला साहब। अभी ओपोजिशन ने, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, तो इन्होंने अभी लोकसभा में मुद्दा उठाया है कि कहीं ना कहीं हमें इन्हें रिमूवल की डिमांड यहाँ की है। तो हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है, व्हाट आर दी फैक्ट्स एंड फिगर बिहाइंड दी डिमांड टू रिमूविंग ऑफ दी करेंट लोकसभा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला सर। ठीक है, देन हम यहाँ एक हमारी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे वापस खरीफ, राबी एंड कमर्शियल क्रॉप के लिए कितने % हमें प्रीमियम देना होता है, ये सब हमें पता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम वापस से वही कुकिंग फ्यूल जिसका हमें जुडिशियसली कंज्यूम करना होगा, इसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। एंड फोकस ऑन हाई वैल्यू क्रॉप्स मोर डिटेल्स फार्मर। अब हमें, क्योंकि हमें पता है हम कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एवरीवन जिसके लिए हम फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब हमें पता है यूएसए इजराइल का वॉर चल रहा है ईरान के साथ में। फिर हमारा इधर प्रीवियसली क्या यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो कि 47% ऑफ द यूएसए हैं, उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट उनकी वाइफ को डिटेन कर लिया। वेनेजुला प्रेसिडेंट क्या, वेनेजुला पहली बात तो सदर्न अमेरिकाज कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट थे निकोलस माडुरो। ठीक है, तो वहाँ के ऑयल रिजर्व के बारे में बात की, तो वो अब फिर रशिया और यूक्रेन वॉर इशू, तो मोर और लेस एवरीवन यहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो हम एक चीज़ के लिए या जो भी हमारे पास नहीं है उस चीज़ के लिए हमें सेल्फ रिलायंट बनना ही होगा, क्योंकि ये हमारा एम है। सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना हमारा एम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा खुद का, जैसे हम अगर बात करें पहलगाम अटैक हुआ, हमारे कितने सिविलियंस को मारा पाकिस्तान ने, फिर हमारा वॉर चला, फिर हमने उसके रिटेलिएशन में ऑपरेशन कौन सा, सिंदूर लॉन्च किया ना। अब आप मुझे डेट बताएंगे कि कब से कब तक पहलगाम, मतलब कब से कब तक हमारी इंडिया की जो है पाकिस्तान के साथ वॉर कंटिन्यू थी, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी डेट है 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था इन रिटेलिएशन टुवर्ड दी पाकिस्तान। फिर एवरीवन ये हमारे कल के कुछ आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं। जो कल का सेशन लेंदी था, तो आई थॉट दैट आई विल कवर दीज आर्टिकल फॉर टुडे। ओके, सो दीज आर दी एज अ स्टफ फॉर आर टुडे करंट अफेयर सेशन। तो हम पढ़ने वाले कैसे मैस्कट प्रगति एंड विकास टू सर्व एज द फ्रेंडली फेसेस ऑफ द सेंसस ऑफ 2027। तो इसमें थोड़ा मतलब यहाँ पे फोकस रहेगा कि हमारा जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, जो हमने पहले भी कंटिन्यू किया है, लगभग 2-3 मंथ हो गए उस आर्टिकल को कवर किया मुझे, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारा 2027 का जो सेंसस होने वाला है ये हमारा रहेगा किसके ऊपर बेस्ड, हमारा डिजिटली होगा। मतलब अब यहाँ पे नो पेपर वर्क, ठीक है, नो पेपर वर्क, सारा कुछ हमारा क्या रहेगा, डिजिटली रहेगा। जैसे नहीं हमारा फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जो हमारा बजट पुटअप करती हैं हमारी पार्लियामेंट में, बहुत हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फिर हमारे प्रेसिडेंट की उसको सेंड मिलती है। तो ये सारी चीज़ें
तो उसके पहले बही खाता चलता था, अब उन्होंने भी डिजिटली बही खाता अरेंज कर लिया। अब हम एक रेड कलर का जो बैग उनके हाथ पे हमें दिखता है जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब बजट अनाउंस होता है तो एक हलवा सेरेमनी होती है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमारी इंडिया और इंडिया के रिस्पेक्ट में जो भी नई नई चीज़ें जानने को हमें मिलती है, तो हमें क्या हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है दैट हाउ प्रीसियस इज़ आवर कल्चर एंड हाउ वी हैव बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एरा व्हेन द ब्रिटिशर्स एज एन imperial power Britishers were ruling over us टोटल 200 ऑफ ईयर्स है ना। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 ईयर्स तक रूल किया, ठीक है। अबाउट आर 2 जनरेशन, आज की जनरेशन का बताऊं तो हमारा हेल्थ सिस्टम इतना डिस्टर्ब है, ना प्रॉपर मेडिटेशन ना प्रॉपर एक्सरसाइज काइंड ऑफ। तो हो क्या रहा है, हमारी मतलब एज क्राइटेरिया मोर और लेस एक हेल्दी भी अगर है तो 70 to 80 ईयर एक लाइफ स्पैन रह गया है किसी भी इंडिविजुअल का, है ना। लेकिन हम अगर उस टाइम की बात करें, क्योंकि अर्लियर टाइम के पीपल क्या होते थे, हार्ड वर्कर होते थे। आज हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, हम लोग मतलब पहले के लोग खुद से वर्क करते थे, खुद से काम करते थे, ठीक है। तो वो क्या उनकी बॉडी हेल्दी रहती थी, मेंटेन रहते थे वो लोग, मेंटली और फिजिकली फिट रहते थे। लेकिन आज की जनरेशन में ये नहीं। और अगर सेकंडली बात करूँ तो आज के जनजी जो सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में, है ना, रेदर देन रियल वर्ल्ड, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कल भी ये बात की थी ना, कैसे कि सोसाइटी से कनेक्शन जो है, वो सोसाइटी से जो कनेक्शन है जनजीज या अनदर बच्चों के भी बारे में बात करूँ, लोगों का सभी का, तो आजकल सोसाइटी से पीयर से कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। यहाँ पे हम वर्चुअली लाइफ जीने लगे, सभी के हाथों में आजकल मोबाइल्स हैं, टेलीफोन मोबाइल, ये सारी कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया एंड काइंड ऑफ अनदर काइंड ऑफ दी गैजेट, ठीक है। तो इन सभी की वजह से लोग उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया है, ठीक है। और एक और रीज़न है हमारा न्यूक्लियर फैमिली में हमारा कन्वर्ट हो जाना, है ना, हमारा न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाना, है ना। तो अब पहले क्या जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो लोगों की एक दूसरे से लोगों की जो बॉन्ड होती थी बहुत अच्छी होती थी, है ना। सभी मिलकर काम करते थे, फैमिली की एक स्पिरिट दिखती थी, एक लीडर होता था, वो सभी पूरी फैमिली को, मैन जो मुखिया होता था, मैन जो ओनर होता था फैमिली का, वो चलाता था। आज भी देखी जाती है लेकिन बहुत रेयरली जॉइंट फैमिलीज देखी जाती हैं, वाइल दी न्यूक्लियर फैमिलीज आर इन प्रिवेलेंस। तो ये हमारे आर्टिकल रहने वाले हैं। अभी तो मैंने इतनी ही बात की है, अब हम डेप्थ में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव आवर वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, ठीक है। या सो ये तो हमने बात कर ली है कि डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री जो कि फर्स्ट रैंक होल्डर हैं हमारे यूपीएससी 2025 के रिजल्ट में, टोटल सीट्स याद रखनी है, क्या था 958, ठीक है। और अभी कितनी है आप ये मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा आर्टिकल, मर्चेंट शिप्स स्ट्रैंडेड नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। सो विद द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, हमें पता है ये सारी जो लोकेशन है, ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सारी हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ये हमें पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इज एस्केलेटिंग मर्चेंट शिप्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रैंडेड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। इवन एज द वर्ल्ड अवेट्स द रोल आउट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ डिप्लॉइंग इट्स नेवी टू एस्कॉर्ट दी शिप्स। तो यूएसए गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो डिप्लॉय करेंगे अपनी नेवी को। अगर हम हमारी ओशन लेवल पे बात करें तो हमारी इंडिया की आर्मी हमारी लैंड पे काम करती है, एयरफोर्स हमारी बात करूँ तो हमारी स्पेस में काम करती है ना। पहले हमारी बची नेवी तो जो हमारी वाटर या ओशन में काम करती है। तो ये चीज़ तो हमें पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस आर्टिकल के। तो यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि वो डिप्लॉय करेंगे अपनी नेवी को ताकि एस्कॉर्ट किया जाए शिप्स को, एंड फंडिंग वॉर रिस्क इंश्योरेंस फॉर दी वेसल्स, के जितने भी वॉर के टाइम पे जो रिस्क हैं टुवर्ड दी वेसल्स एंड व्हीकल, तो इनको कहीं ना कहीं मिनिमम किया जाए। सो ऑन थर्सडे सोनांगल नामीबी क्रूड ऑयल कैरियर, यहाँ पे याद रखना है नाम है सोनागल नामीबे। ये क्रूड ऑयल कैरियर, क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, कैरियर हुज ओनर एंड मैनेजर्स आर बेस्ड इन हाउस्टन टेक्सास एज पर इक्वासिस डेटाबेस बिकेम द 9th शिप अटैक्ड इन द रीजन सिंस द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये 9th शिप है जिसके ऊपर जब से अटैक शुरू हुआ है ये टारगेट की गई है ना। तब से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब से ये अटैक की गई है इस पर। कौन सी शिप है ये? 9th नंबर की, ठीक है। सो since the Skylight a ship sanctioned by the US for the Iranian links and manned mostly by Indian crew। तो यहाँ एक स्काईलाइट शिप की बात की गई है जिसे सैंक्शन कर दिया यूएसए ने, हमें अच्छे से पता है और हमने कल भी पढ़ा है IRIS देना,
इसके ऊपर अटैक किया है। इसका विशाखापट्टनम इंडिया में क्या चल रहा था, ये शायद इसकी एक्सरसाइज कुछ थी, ये यहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन अभी फिर इसके ऊपर अटैक किया और 84 कैजुअलिटीज़ थी, हमने पढ़ा हुआ है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 84 कैजुअलिटीज़। तो इतना कुछ यहाँ पे हुआ। और श्रीलंका ने विद रिस्पेक्ट ऑफ टू फॉलोइंग ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ द कंपैशन काइंड ऑफ, तो श्रीलंका ने एविक्यूएशन भी किया, बचाने की कोशिश की। तो ये एक अलग जजमेंट उनका था जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये जो रीज़न है हमारे, रीज़न कौन कौन से हैं, दी ships on the Persian Gulf route may have to pay 10 times or 15 times more insurance coverage। तो अब 10 to 15 टाइम ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज अब हमें देना होगा। मतलब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है, मतलब कौन सी जो यहाँ पे जो हमने मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो पर्शियन गल्फ वाले रूट पे लगभग इन शिप्स को अब 10 से 15% टाइम ज़्यादा, जैसे सपोज 100 दे रहे हैं तो अभी 110 देना पड़ेगा, 100 दे रहे हैं तो 150, मतलब इतना लगभग कुछ इनको देना पड़ेगा, इतने टाइम्स इनको क्या देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कवरेज इन्हें प्रोवाइड करना होगा। अब वॉर रिस्क कवर क्या है, वॉर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट कैन कवर शिप ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम विद प्रीमियम ऑफ 1 to 3% ऑफ द वेसल कॉस्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पे प्रीमियम रहेगा 1 to 3% का, याद रखना है, ऑफ द वेसल कॉस्ट इटसेल्फ, सेज डेविड ऑसलर, लॉ एंड इंश्योरेंस एडिटर ऑफ लियोल्ड लिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, इसका मीन्स ये है कि वेसल जो ट्रांजिटिंग हो रहे हैं ट्रांजिटिंग हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो विल नाउ नीड टू पे वीकली इंश्योरेंस की। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी होगा, इनका जो भी ट्रेड मिनट होगा, तो इनको वीकली मतलब हर 7th डे इनको इंश्योरेंस इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैव रजिस्टर्स इंक्रीजेज अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अभी इस चीज़ को रजिस्टर कर चुके हैं एंड इंक्रीजेज अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अब बढ़ जाएगा इन लोगों का इंश्योरेंस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी न्यूज़ में ये था कि ये इस एरिया को ये लोग क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ से जितना भी क्रूड ऑयल शिपिंग हो रहा है या ऑयल वगैरह या जितना भी ट्रेड मिनट यहाँ से हो रहा है, उसको क्या ये लोग अलाउ अब नहीं करेंगे। तो इसलिए ये हमारा न्यूज़ में है। ठीक है, अब ये थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये जो लियोल्ड्स लिस्ट इंटेलिजेंस जो है रिपोर्ट दैट देयर हैज़ बीन अ 95% डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ शिप्स ट्रांजिटिंग दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब ये बोला, अब सीधी बात है, जब आप एरिया को, आप लोकेशन को क्या कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, तो कोई जाहिर सी बात है उतने लोग वहाँ से इतना ट्रांजिट कैसे कर पाएंगे, है ना, कैसे वहाँ से निकल पाएंगे। तो 95% चीज़ें वहाँ पे ब्लॉक की जा चुकी हैं, ये हमें याद रखना है। नो इंडिया रिलेटेड शिप हैज़ ट्रांजिटेड द स्ट्रेट। लेकिन अच्छी बात ये है कि इंडिया से रिलेटेड कोई भी जो होती है हमारी शिप, वो यहाँ से ट्रांजिटेड नहीं की गई है। कहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं भी आपको लोकेशन बताती हूँ, हम यहाँ देखते हैं, ये ईरान है, इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी, ईरान की कैपिटल है तेहरान। ये वो लोकेशन है जहाँ पे अटैक किया गया था। सो ये है पर्शियन गल्फ, यहाँ वेस्ट में है गल्फ ऑफ ओमान, लेकिन इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे लगभग 95% चीज़ें ब्लॉक कर दी गई हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की है। सो एवरीवन, ये हमारा आर्टिकल था। So no India related ship has transited the strait. SCI has ships with some 9 lakh ton cargo capacity in the area, while Sanmar has some 3 lakh ton. तो सानमार की कितनी है, 3 lakh ton। तो ये है लोकेशन, ये है आर्टिकल। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पेंटागन स्लैब सप्लाई चेन रिस्क डेजिग्नेशन ऑन एंथ्रोपिक AI लैब। तो क्या रीज़न है, हम देखते हैं। दी पेंटागन स्लैब्ड अ फॉर्मल सप्लाई चेन रिस्क डेजिग्नेशन। पहली बात तो सप्लाई चेन जो रिस्क डेजिग्नेशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की है, ऑन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अबाउट दी AI। ठीक है, AI इंटेलिजेंस लैब एंथ्रोपिक ऑन थर्सडे। दी सप्लाई चेन रिस्क लेवल कंफर्म हो चुका है इन अ स्टेटमेंट बाय एंथ्रोपिक, और एंथ्रोपिक ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। ठीक है, सप्लाई चेन जो रिस्क है वो एंथ्रोपिक ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इज इफेक्टिव इमीडिएटली एंड बार्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम यूजिंग एंथ्रोपिक टेक्नोलॉजी इन देयर वर्क फॉर द US मिलिट्री। तो US की मिलिट्री में जब एंथ्रोपिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे कुछ बार्स भी हैं, है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग। हुआ क्या कि जैसे हमारा ओपन AI हुआ, जिसका ChatGPT है, अभी जो ग्रोक जो है जो हमारा एक्स का मतलब एलन मस्क का है, तो वो ये सारे हमारे AI टूल्स हैं। तो हमें, और जैसे गूगल का जेमिनी, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, डेटा वगैरह शेयर कर, इनकी कुछ एक डेटा की पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, लेकिन एंथ्रोपिक के बारे में ये है न्यूज़ में कि एंथ्रोपिक ने डिनाई कर दिया है कि वो इसके ऊपर अपनी मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब USA की अथॉरिटी इसको नहीं चाहिए, ये उन कंडीशन पर काम नहीं करेगा जैसा कि USA चाहता है एक्चुअल में। तो ये न्यूज़ में था।
अब हम एंथ्रोपिक के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोपिक एक्चुअली एक एआई सेफ्टी एंड रिसर्च कंपनी है जो क्या करती है, क्लाउड बनाती है। क्या बनाती है? विच इज़ नॉन फॉर द बिल्डिंग दी क्लाउड। क्लाउड बनाती है अ फैमिली। क्लाउड क्या है? अ फैमिली ऑफ एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो LLM से ये क्या है? क्लाउड एक LLM से है ना, डिज़ाइन टू बी हेल्पफुल, ऑनेस्ट एंड हार्मलेस। जिसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये लोगों की हेल्प करे, जो भी इस टूल का यूज़ करें, जो भी एंथ्रोपिक के जो भी रहेगा एआई सेफ्टी जो भी रिसर्च कंपनी है, तो एंथ्रोपिक की साइड से जो भी इसने डिज़ाइन किया गया है, तो इनकी कंडीशन ये है कि जो भी इनका यूज़ करें वो इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है, और ऑनेस्ट रहे और हार्मलेस रहे, किसी को हार्म ना हो, है ना। और जैसे एंड इट इज़ फाउंडेड बाय ओपन एआई एम्प्लॉयज़। जो ओपन एआई के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने इसको बनाया है ना। अब चैट जीपीटी की बात करें तो ये भी ओपन एआई का टूल है। जेमिनी हमारा गूगल का है, जेमिनी कह दो, जेमिनाई कह दो, एनीथिंग, डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल के प्रोनाउंसिएशन पे। सो नो इशू इज़ देयर, है ना। फिर हम बात करते हैं ग्रोक्स के बारे में। अभी एलन मस्क का है ट्विटर का, जो कि अभी करेंटली एक्स के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ग्रोक्स में भी मैंने एक आर्टिकल बनाया था, वो भी न्यूज़ में था कि एलन मस्क ने बोल दिया कि वहाँ पे किसी भी टाइप की, मतलब आपको हर तरीके की मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब एक रॉन्ग वे में, जैसे कि किसी भी चीज़ का, मतलब वहाँ पे न्यूड चीज़ों को भी अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो मतलब आपकी जैसी नीड है हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें न्यूडिटी से, और फिर बात की कि डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, तो आप ऐसे कैसे किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हो। तो उस टाइम भी ग्रोक्स को लेके, जिसके फाउंडर कौन है, एलन मस्क, तो उनके बारे में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज थी, तो ये हमें याद रखनी है। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा 1950 और 1951, ये हमारे इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। 1950 बात करता है सिटीजन के रिगार्डिंग। तो इलेक्टोरल रूल्स क्या क्या रहेंगे, कहाँ कहाँ कितनी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब होती है कुछ तरह की टेरिटरी जो बनाई जाती है, वो पॉपुलेशन बेस्ड होती है, तो ये हमें याद रखना है। वोटर का क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, ये RPA 1950 बात करता है, ठीक है, RPA 1950 बात करता है। अब अगर RPA 1951 की बात करूँ तो ये बात करता है कि हमें इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाना है, क्या क्या ऑफेंस रहेंगे, क्या डिस्प्यूट रहेगा, ये सारी चीज़ें होगी। एवरीवन, मैंने इसके ऊपर 5-7 मिनट का एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की है, इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी बात की है, डेमोक्रेसी क्या है, क्या RPA 1950 और RPA 1951 में बेसिक डिफरेंस है, तो आप उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वाइल हमारे जो आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, आर्टिकल 324 से शुरू होता है और 329 तक ये एंड हो जाता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आर्टिकल है हाई वॉर रिस्क प्रीमियम्स फॉर द एयरलाइन इंश्योरेंस टू रेज फेयर। तो यहाँ पे ये है कि अभी वॉर चल रहा है, हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट है। एयरवेज ले लो, हमारे गोल्ड एंड ज्वेलरीज हमारे हो गया, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा स्टॉक सेक्टर, तो हर चीज़ के ऊपर, हमारा क्रूड ऑयल, तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि अगर हाई वॉर रिस्क प्रीमियम होता है तो फॉर एयरलाइंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, तो यहाँ पे फेयर, जो फेयर है वो कहीं ना कहीं हाइक कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट इट। सो एयर ट्रेवलर्स may have to brace for rare hikes of up to 20,000 on Gulf routes as insurers slap steep war risk premium on airlines। तो इन्होंने यहाँ पे ठोक दिया है कितना, steep war risk premium on airlines, तो कितना 20,000 फेयर हाइक हो सकता है अप टू 20,000, तो याद रखना है 20K तक यहाँ पे फेयर राइज हो सकता है, किसका, एयरलाइंस का। इसके बारे में हमें बात की, रीज़न वही है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारा। अलोंग साइड राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, हमें पता है इसी के साथ में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइस हाइक हो गई, यहाँ पे मेंशन्ड है तो ठीक है, नहीं तो जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में बात की है, जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड दैट आर इन्फ्लेटिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो स्टैंड करता है ATF, तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेट कर रहा है, इन्फ्लेट इन द सेंस इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी का टर्म है इन्फ्लेशन, तो याद रखना है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेटिंग एविएशन जो टर्बाइन फ्यूल है, ये इन्फ्लेट हो सकता है, बढ़ सकती है महंगाई, मतलब इसकी जो कॉस्ट एक्चुअल में बढ़ सकती है, हाइक हो सकती है। माउंटिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कुड अल्टीमेटली पुश अप डोमेस्टिक एयर फेयर्स एज वेल, इंडस्ट्रीज एग्जीक्यूटिव सेड। तो एयरलाइंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सभी का जो वेस्ट एशिया में जो रनिंग जो वॉर है, इसका असर हमारे एयरलाइंस पे हो सकता है, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे हो सकता है, तो प्राइस बढ़ सकती है 20,000 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द एडिशनल प्रीमियम बीइंग इम्पोज्ड रेंज शुरू हो सकता है एडिशनल 0.075 से 0.1% तक, याद रखना है, ऑफ द एयरक्राफ्ट वैल्यू फॉर एवरी रिटर्न फ्लाइट अंडरटेकन बाय एन एयरलाइन द इंश्योरेंस ब्रोकर
एक्सप्लेन। कहीं ना कहीं फ्यूल है, क्रूड ऑयल से तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन की जाती है। हमारा पेट्रोलियम होगा, हमारे एलपीजी स्टैंड फॉर दी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम हमारे गैस सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं। सीएनजी तो बहुत सारी क्रूड ऑयल से केवल एक ही चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती है, वो तो लाया जाता है। अभी वेनेजुला, अभी क्या हुआ, यूएसए ने जब वेनेजुला के प्रेसिडेंट पर अटैक किया, निकोलस मादुरो को ले गए, वहाँ पे वेनेजुला में ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ के अब बोला कि इंडिया आपको क्या करना है, वहाँ से ऑयल करना है बाय, रशिया से आपको इंपोर्ट कम करना है, जबकि रशिया से इंडिया की अच्छी फ्रेंडशिप रिलेशंस हैं, फ्रेंडशिप वाले रिलेशन हैं। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है ना, तो रशिया के प्रेसिडेंट, वहाँ की कैपिटल क्या है रशिया की, मॉस्को, याद रखना। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अब वेनेजुला की कैपिटल क्या है, तो वो है कैराकस। तो ये बेसिक चीज़, और हमारी कंट्री की कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो ये बेसिक चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल था एवरीवन, वो बहुत हैवी था, उसको रिफाइन करने के लिए हमारी मशीनरी भी नहीं थी। वाइल रशिया का जो क्रूड ऑयल था वो एक अच्छी क्वालिटी का था, मतलब है अभी हमारा उससे, रशिया से भी हमारा इंपोर्ट है कंटिन्यू, लेकिन वहाँ का अच्छा है, तो हमें हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता है वाइल वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रिफाइनिंग, ओके। लेकिन वेनेजुला का जो है वो हमारे लिए हार्ड पड़ रहा था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स रीड मोर अबाउट दिस। एयरलाइंस एग्जीक्यूटिव वार्न ऑफ अदर फैक्टर्स पुशिंग अप एयर फेयर। तो यहाँ पे एयरलाइन की जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने बोला कि एक चीज़ नहीं, बाकी अदर फैक्टर भी हमें कहीं ना कहीं हमें पुशिंग अप करेंगे एयर के जो फेयर है, मतलब एयरलाइंस पे लगने वाला जो किराया है, फेयर है, इंक्लूडिंग राइजिंग फ्यूल प्राइस। मैंने वही बोला, क्रूड ऑयल आता तो उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती हैं तो फ्यूल प्राइस बढ़ेगी, विच आर नाउ अप बाय 30%, रिजल्टिंग इन अ 10 to 12% इम्पैक्ट ऑन एयर फेयर। तो 30% तक तो प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, किसकी, फ्यूल प्राइस की, है ना, जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा है हमारी एयरलाइंस में। लेकिन इसकी वजह से कितना हमारा एयर का जो फेयर है वो हाइक हो रहा है, लगभग 10 to 12%। ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा आर्टिकल कह रहा है, एयरलाइंस आर ऑल्सो ग्रैपलिंग विद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज दे आर एबल टू सिक्योर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स एट एयरपोर्ट्स इन दी गल्फ। तो हमारे फ़्लाइट्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कितनी क्या है, ये चीज़ों पे भी कितनी हमारी फ़्लाइट के बेसिस पर कितना हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, हमारा एयर जो फेयर है वो कितना हाइक हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें माइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई जस्ट होपिंग सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेट मी erase something about this so that you can easily read it out, okay। तो 30% फ्यूल प्राइस राइज हो रही है, 10 to 12% इम्पैक्ट हमारे एयर फेयर पे हो सकता है, ऐसा किसका कहना है, एयर ट्रेवलर्स एयर की जो मेंटेन्ड अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव, उनका कहना है। नेक्स्ट आर्टिकल वही हमारा, इंडिया हैज़ इनफ फर्टिलाइज़र। हमारे भारत के पास बहुत सारा फर्टिलाइज़र का स्टॉक है फॉर खारिफ, लेकिन कौन सी सीज़न के लिए, खारिफ सीज़न के लिए, मतलब वही हमारा जून टू जुलाई वाला सीज़न, जब हम खारिफ की क्रॉप क्या करते हैं, उगाते हैं। तो ये सेंटर ने कहा, सेंटर इन द सेंस हमारी यूनियन गवर्नमेंट। सो अमिड कंसर्न अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर्स फॉर द अपकमिंग खरीफ सीजन बिगिनिंग अप्रैल फॉलोइंग ट्रेड डिसरप्शन ऑन अकाउंट ऑफ वॉर ऑन ईरान। तो ईरान की वॉर की वजह से कहीं ना कहीं ये डिसरप्ट हो सकता है, जो कि हमारे पास फर्टिलाइज़र का स्टॉक है, तो इसलिए ये आर्टिकल है। द फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो स्टेटमेंट में कि फार्मर्स जो है वर द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर इंटरेस्ट वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये पैरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चिंता हो रही है हमारे फार्मर्स को, हमारे अन्नदाताओं को, ठीक है। हमें पता है 60 to 70% हमारी जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, जो कि प्राइमरी सेक्टर है उसमें इंगेज्ड है, ठीक है, जबकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है अगर हमारी इकोनॉमी की बात करें। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सारी चीज़ें हमारी अगर बात करें तो 60 to 70% वर्क फोर्स ऐसी है हमारी जो खेती बाड़ी करती है, जो खेती से रिलेटेड है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर जो है एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने फार्मर को अश्योर्ड किया है कि आप चिंता ना करें, व्हाट वुड बी द रीज़न, वी डोंट केयर अबाउट इट बट वी आर रियली केयर अबाउट योर कंपनी, वी आर रियली केयर अबाउट योर लाइवलीहुड। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि फार्मर जो है इनकी प्रायोरिटी को ध्यान दिया जाएगा, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, फार्मर के इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड फार्मर्स एंड इनकरेज टू प्रोसीड विद खरीफ प्रिपरेशन विदाउट एनी पैनिक। और फार्मर्स को ये भी बोल दिया अथॉरिटी ने कि आप पैनिक ना होएं, आप अपनी जो खरीफ सीजन के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं आप उस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखें। एंड सेड अमिड कंसर्न ऑफ 40% to 60% डिप इन नेचुरल गैस सप्लाई। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोला कि लगभग जो नेचुरल गैस सप्लाई है
40 to 60% ये डाउन जा सकती है विद रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल सप्लाई एंड एजेंशियल कंपोनेंट फॉर फर्टिलाइज़र। अब अगर नेचुरल गैस नहीं होगी, जो कि फर्टिलाइज़र के लिए एजेंशियल कंपोनेंट है, मतलब नेचुरल गैस प्लस फर्टिलाइज़र, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑलरेडी कंसर्न क्रिएट हो गई, क्योंकि 40 to 60% तो ये डिप कंसर्न बढ़ रही है ना, बिकॉज इट हैज़ अ डिप इन